हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 8th क्लास की हिस्ट्री का लेसन 4 ट्राइबल दिकूज एंड द विजन ऑफ ए गोल्डन एज करेंगे। तो आदिवासी लोग कौन होते हैं, ट्राइबल्स कौन होते हैं, जो हमने आपको पिछले लास्ट लेसन में बताया था। जो लोग जंगलों में रहते थे उन्हें ट्राइबल्स या आदिवासी कहते थे। ब्रिटिश ही आउटसाइडर नहीं थे, दिकू आउटसाइडर्स में आते थे। तो दिकू और जो ब्रिटिशर्स थे ये आउटसाइडर्स में आते थे। मनी लैंडर्स जो ज़मीनों को हड़प लेते थे उन्हें भी आउटसाइडर कहा गया है। ब्रिटिशर्स से पहले का जो समय था उसे गोल्डन एज के नाम से जाना जाता है। लेट्स स्टार्ट। In 1895, a man named Bisra was seen roaming the forests and villages of Chota Nagpur in Jharkhand. 1895 में बिसरा नाम के एक आदमी को झारखंड में छोटा नागपुर के जंगलों और गांवों में रोमिंग घूमते हुए देखा गया है। अब यहाँ पे जो आपको छोटा नागपुर है, ये कई बुक्स में तो बिहार भी दिया हुआ है, तो ये आप रोंग नहीं है, आप बिहार में भी कह सकते हैं इसको, झारखंड में भी कह सकते हैं, तो आप इससे घबराएं नहीं। पीपल सेड ही हैड मेरेकुलस पावर्स, ही कुड क्योर ऑल डिसीजेज एंड मल्टीप्लाई ग्रेन। लोगों का कहना था कि उनके पास चमत्कारी शक्तियाँ थी, वह सारी बीमारियाँ दूर कर सकता था और जो ग्रेन अनाज था उसको मल्टीप्लाई कई गुना बढ़ा सकता था। बिसरा ने डिक्लेयर कर दिया था कि उसे भगवान ने लोगों की प्रॉब्लम्स से बचाने के लिए भेजा है, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए भेजा है। और दिकू जो कौन थे, बाहरी लोग थे, आउटसाइडर्स थे, उनकी गुलामी से आज़ाद करने के लिए उसे भेजा है। धीरे धीरे हजारों लोग बिसरा के फॉलोअर्स बन गए। वे उसे भगवान मानते थे। उन्हें विश्वास था कि वह उनकी सभी समस्याओं को दूर करने आया है। बिसरा वाज बोर्न इन ए फैमिली ऑफ मुंडाज। बिसरा का जन्म एक मुंडा फैमिली में हुआ था। मुंडा एक ट्राइबल ग्रुप है जो छोटा नागपुर में रहता है। बिसरा के फॉलोअर्स में दूसरे आदिवासी जैसे कि संथाल और ओरान भी शामिल थे। ये सभी अपने आसपास आ रही चेंजेस और ब्रिटिशर्स रूल के कारण हो रही प्रॉब्लम से खुश नहीं थे, अनहैप्पी थे वो। उनकी जो परिचित जीवन शैली थी वो धीरे धीरे ख़त्म होती दिखाई दे रही थी और उनकी लाइवलीहुड्स मतलब जो आजीविका थी वह भी खतरे में थी और जो रिलीजन था वह भी धीरे धीरे छिन भिन हो रहा था। What problems did बिसरा set out to solve? अब बिसरा किन समस्याओं को हल करना चाहता था, और इसमें इस पैराग्राफ में कुछ क्वेश्चंस हैं जिसके बारे में हम इस लेसन में पढ़ेंगे कि दिकू कौन थे, वो बाहरी लोग कौन थे, उन्होंने इलाकों को गुलाम कैसे बना लिया था, अंग्रेज़ों के राज में आदिवासियों के साथ क्या हो रहा था और आदिवासियों का जीवन किस प्रकार बदल रहा था। इस चैप्टर में हम ऐसे ही कुछ सवालों के बारे में पढ़ेंगे। We have read tribal societies. Last year, most tribals had customs and rituals that were very different from those laid down by Brahmins. जो मोस्टली कबीलों के रीति रिवाज और रस्में ब्राह्मणों द्वारा निर्धारित रीति रिवाजों और रस्मों से बहुत अलग थी। इन समाजों में ऐसे शार्प सोशल डिविजन्स, गहरे सामाजिक भेद भी नहीं थे जो कास्ट सोसाइटीज़ में दिखाई देते थे। एक कबीले के सारे लोग टाइज ऑफ किनशिप, लोग परिवार यानी कुटुंब में बंधे होते थे, परिवार की तरह वो रहते थे, लेकिन इसका यह मतलब भी नहीं था कि आदिवासियों के बीच कोई इकोनॉमिक और सोशल डिफरेंस नहीं था। हाउ डिड ट्राइबल ग्रुप्स लिव? जनजातीय आदि जाति जो समूह थे वो कैसे रहते थे। 19वीं सदी तक देश के विभिन्न भागों में आदिवासी किस तरह की गतिविधियां करते थे, उन्होंने कौन सी ऑक्यूपेशंस
अपनाए, वे क्या काम करते थे, इसके बारे में हम अब बात करेंगे। सम वर झूम कल्टीवेटर्स, उनमें से कुछ समुदाय झूम खेती करते थे। झूम खेती को ही शिफ्टिंग कल्टीवेशन के नाम से जाना जाता है। अगर कहीं भी आपको शिफ्ट कल्टीवेशन आता है तो वो झूम कल्टीवेशन के नाम से ही जानी जाएगी। इस तरह की खेती ज़्यादातर जंगलों में पैचेस ऑफ लैंड, मतलब छोटे छोटे जगहों पर की जाती थी। वे लोग ज़मीन पर धूप लाने के लिए ट्री टॉप्स को कट कर देते थे, पेड़ के जो ऊपरी हिस्से होते उनको काट देते थे और उगी घास फूस को जलाकर साफ कर देते थे। इसके बाद वे उस राख को खाली ज़मीन पर छिड़क देते थे। इस राख में पोटाश होती थी जिससे मिट्टी फर्टिलाइज हो जाती थी। वे एक्स कुल्हाड़ी से पेड़ों को काटते थे और हल और कुदालों से ज़मीन की जो ऊपरी सतह होती थी उसे स्क्रैच कर देते थे, खुरच देते थे। वे खेतों को जोतने और बीज रोपने की बजाय उन पर बस स्कैटर कर देते थे, बीजों को बिखेर देते थे। जब एक बार फसल तैयार हो जाती थी तो उसे काटकर वे दूसरी ज़मीन पर मूव कर जाते थे। जब फसल वहाँ से काट लेते थे तो उस जगह को छोड़कर दूसरी ज़मीन पर चले जाते थे खेती करने के लिए। जहाँ से उन्होंने अभी फसल काटी थी वह उस जगह कई साल तक पड़ती पड़ी रहती थी, मतलब उसे खाली छोड़ दिया जाता था। पड़ती का मतलब है कुछ समय के लिए ज़मीन को खाली छोड़ दिया जाता था ताकि वह दोबारा उपजाऊ हो जाए। शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स वर फाउंड इन द हिली एंड फॉरेस्टेड ट्रैक्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट एंड सेंट्रल इंडिया। घुमंतू किसान मुख्य रूप से पूर्वोत्तर और सेंट्रल इंडिया की पर्वतीय और जंगली ट्रैक्स में ही रहते थे। ये आदिवासी समुदाय जंगलों में आने जाने के लिए फ्री थे और इनकी ज़िंदगी फसल उगाने के लिए लैंड और फॉरेस्ट के यूज़ पर डिपेंड थी। वे लोग इसी तरीके से झूम कल्टीवेशन कर सकते थे। सम वर हंटर्स एंड गैदरर्स, अब कुछ लोग क्या थे, शिकारी थे और कुछ संग्राहक थे। संग्राहक कौन होते हैं, जो जड़ मूल कंदों इन सबको इकट्ठा करते हैं। In many regions, tribal groups lived by hunting animals and gathering forest produce. बहुत सारे इलाकों में ट्राइबल ग्रुप पशुओं का शिकार करके और फॉरेस्ट प्रोड्यूस को इकट्ठा करके अपना काम चलाते थे। वे जंगलों को एसेंशियल फॉर सर्वाइवल, अपनी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी मानते थे। अपनी ज़िंदगी चलाने के लिए बहुत ही उसे एसेंशियल मानते थे। उड़ीसा के जंगलों में रहने वाली खोंड कम्युनिटी इसी तरह का एक समुदाय था। इस समुदाय के लोग कलेक्टिव हंट, टोलियां बनाकर शिकार करते थे और वे मीट को आपस में बांट लेते थे। वे जंगलों से मिले फ्रूट और रूट्स खाते थे। खाना पकाने के लिए वे साल और महुआ के बीजों का यूज़ करते थे। अब साल क्या है, इसमें साल एक पेड़ का नाम होता है और महुआ ये एक तरह का फ्लावर होता है जिसे खाया भी जाता है या इसे शराब बनाने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। इलाज के लिए वे बहुत सारी जंगली श्रब्स और हर्ब्स का यूज़ करते थे और जंगलों से इकट्ठी हुई चीज़ों को लोकल मार्केट में वे बेच देते थे। जब भी लोकल वीवर्स और लेदर वर्कर्स को कपड़े या चमड़े की रंगाई के लिए कुसुम और पलाश के फूलों की ज़रूरत होती थी तो खोंड कम्युनिटी के लोगों के पास वे जाते थे। From where did these forest people get the supplies of rice and other grains? इन फॉरेस्ट पीपल्स की राइस और अन्य जो अदर ग्रेन्स थी, अन्य अनाज थी, तो उनकी सप्लाई उन्हें कहाँ से होती थी। कई बार तो गुड्स को एक्सचेंज कर लेते थे वो, और वे अपने जो वैल्यूएबल फॉरेस्ट प्रोडक्ट होते थे, कीमती वन उत्पादों के बदले ज़रूरत की चीज़ें ले लेते थे। कई बार उन्हें ज़रूरी चीज़ें खरीदने के लिए अपनी जो थोड़ी सी अर्निंग्स होती थी उनका सहारा लेना पड़ता था। उनमें से कई लोग आसपास के गांवों में नौकरी भी करते थे
और कई लोग जो थे वो भार उठाते थे। तो बिल्डिंग रोड्स, कई लोग क्या करते थे, सड़क निर्माण कार्यों में नौकरी करते थे। कई आदिवासी खेतों में मजदूरी का काम करते थे। जब फॉरेस्ट प्रोड्यूस शार्क, वन उत्पाद कम पड़ जाते थे, तो आदिवासियों को मजदूरी के लिए वंडर अराउंड, घूमना पड़ता था, भटकना पड़ता था। लेकिन उनमें से बहुत सारे समुदाय, जैसे मध्य भारत के बैगा, औरों के लिए काम करने से कतराते थे। और बैगा खुद को जंगल के लोग, जंगल की संतान मानते थे, जो केवल जंगल की उपज पर ही जिंदा रह सकती है। मजदूरी करना बैगाओं के लिए अपमान की बात थी, वो उनके डिग्निटी के विलोप थी। वे अपनी डिग्निटी को कम नहीं करना चाहते थे। Tribal groups often needed to buy and sell in order to be able to get the goods that were not produced within the locality. जो चीज़ें उनकी लोकेलिटी में पैदा नहीं होती थी, उन्हें पाने के लिए आदिवासियों को गुड्स बाय और सेल करनी पड़ती थी, चीज़ें खरीदने और बेचनी पड़ती थी। व्यापारी बेचने के लिए गुड्स, चीज़ें लाते थे और हाई प्राइजेज पर गुड्स बेचते थे। मनी लैंडर्स जो होते थे, महाजन, वह भी आदिवासियों को लोन तो देते थे, लेकिन उनका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा होता था। इसके कारण बाजार और वाणिज्य ने आदिवासियों को कर्ज और गरीबी में डुबो दिया था। इसलिए वे मनी लैंडर्स और ट्रेडर्स को इविल आउटसाइडर मतलब बाहरी शैतान और अपने सारी मुसीबतों दुखों का कारण मानते थे। सम हर्डिड एनिमल्स, कुछ लोग जानवर पालते थे। तो मैनी ट्राइबल ग्रुप्स लिव्ड बाय हर्डिंग एंड रियरिंग एनिमल्स, बहुत सारे आदिवासी समूह पशुओं को पालकर अपनी जिंदगी चलाते थे। दे वर पास्टोरलिस्ट्स, वे चरवाहे थे जो सीजन के अकॉर्डिंग मवेशियों या भेड़ों के समूह को लेकर यहाँ से वहाँ जाते थे। जब एक जगह घास एग्जॉस्ट हो जाती थी, ख़त्म हो जाती थी, तो वे दूसरे एरिया में चले जाते थे। पंजाब के पहाड़ों में रहने वाले वन, गुज्जर और आंध्र के लबादीज आदि समूह कैटल हर्डर्स पालते थे। कुल्लू के गद्दी समुदाय के लोग शेफर्ड्स, गडरिये थे और कश्मीर के बकरवाल बकरियां पालते थे। इसके बारे में आप नेक्स्ट ईयर की जो हिस्ट्री की बुक है उसमें पढ़ेंगे। ए टाइम टू हंट, ए टाइम टू सो, ए टाइम टू मूव टू ए न्यू फील्ड, शिकार का वक्त और सो मतलब बीजों को कब बोया जाए और नए खेतों में जाने का वक्त इस पैराग्राफ में उसके बारे में आपको बताया जाएगा। हाउ यू एवर नोटिस दैट पीपल लिविंग इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोसाइटीज डू नॉट शेयर द सेम नोशन ऑफ वर्क एंड टाइम, क्या आपने कभी इस बात पर ध्यान किया है कि डिफरेंट सोसाइटी में रहने वाले लोगों की काम और समय के बारे में समझदारी एक जैसी नहीं होती। विभिन्न जो रीजन्स होते हैं, डिफरेंट रीजन्स होते हैं, तो उसमें रहने वाले जो शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स, ट्राइबल्स और शिकारियों की ज़िंदगी रेगुलेटेड बाय कैलेंडर, एक खास क्रम से चलती थी। मैन और वुमेन में टास्क का डिवीज़न कर दिया जाता था। वेरियर एल्विन, ए ब्रिटिश एंथ्रोपोलॉजिस्ट हु लिव्ड अमंग द बेगाज एंड खोन्स ऑफ सेंट्रल इंडिया फॉर मैनी ईयर्स इन द 1930s एंड 1940s, ब्रिटिश मानव विज्ञानी वेरियर एल्विन ने 1930 और 1940 के दशकों में कई साल सेंट्रल इंडिया के बैगा और खोंड कम्युनिटी के बीच बिताए थे। एल्विन द्वारा लिखित अंशों को पढ़कर इस समय क्रम और कार्यों के बंटवारे को समझा जा सकता है। ही राइट्स, अब जो इसमें नीचे का पैराग्राफ है, इसमें आपको देसी महीनों के नाम दिए गए हैं, जैसे चैत, जेठ, आषाढ़, भादो, पोष, माघ, ये सभी हमें हमारे देसी महीने हैं। जैसे अब
जो दूसरा नाम होते हैं हमारे जनवरी फरवरी, लेकिन हमारे देसी महीनों में इनको चैत जेठ बैसाख आषाढ़ इन नामों से बुलाया जाता है। चैत में औरतें कटाई के बाद जो बच जाता था उसे इकट्ठा करने और उनकी डंठलों को काटने जाती थी, और जो मैन थे वे बड़े पेड़ों को काटते थे और हंटिंग करते थे। शिकार फुल मून, जब ईस्ट फुल मून में होता था तो तब वो शुरू करते थे। शिकार के लिए बैम्बू ट्रैप्स बनाए जाते थे, उनका इस्तेमाल होता था। औरतें सागो और इमली और मशरूम आदि फ्रूट इकट्ठा करती थी। बैगा औरतें या तो केवल जड़ें या महुआ सीड्स इकट्ठा करती थी। मध्य भारत के आदिवासियों में बैगाओं को बेस्ट हंटर्स माना जाता था। बैसाख में जंगलों को जलाया जाता था। जो औरतें होती थी वो अनबर्ड वुड, जो अजली लकड़ी होती थी, उन्हें इकट्ठा करती थी ताकि वे उसे जला सकें। आदमी शिकार पर जाते थे, लेकिन वे विलेज से दूर नहीं जाते थे। जेठ में बीजों को बोया जाता था और साथ साथ शिकार भी चलता रहता था। आषाढ़ से भादों तक मैन खेतों में काम करते थे और कवार में फलियां आने लगती थी और कुटकी में पक जाती थी। अगहन में सारी फसल पक जाती थी, पककर तैयार हो जाती थी। और पौष में विनोविंग क्या होता है? अनाज को हवा में उछालकर साफ करना, फटकना, उसे विनोविंग कहते हैं। विनोविंग किया जाता था। नाच गाना और शादियां भी पौष के महीने में ही होती थी। माघ में पुरुष नए बेवड़ की तरफ चल पड़ते थे। इस समय शिकार व चीज़ों को इकट्ठा करना ही मुख्य एक्टिविटी होती थी, गतिविधि होती थी। अब ये बेवड़ क्या है? ये है मध्य प्रदेश में जो जूम कल्टीवेटर्स होते हैं उनके लिए यूज़ किया जाने वाला ये एक वर्ड है। यह प्रोसेस फर्स्ट ईयर चलता था और सेकंड ईयर में हंटिंग के लिए ज़्यादा समय मिल जाता था, क्योंकि केवल कुछ क्रॉप्स को ही बोया और काटा जाता था, लेकिन भोजन काफ़ी होता था, इसलिए पुरुष बेवड़ों में ही रहते थे। और थर्ड ईयर में जो तीसरा साल होता था उसमें भोजन के लिए फॉरेस्ट प्रोड्यूस की भी ज़रूरत पड़ने लगती थी, क्योंकि जो उनका इकट्ठा किया हुआ था वो ख़त्म हो जाता था, इसलिए वो वन उत्पादक थे जो होते थे उनका भी उसका इस्तेमाल करते थे। सम टुक टू सेटल्ड कल्टीवेशन, कुछ लोग एक जगह खेती करते थे। Even before the 19th century, many from within the tribal groups had begun settling down and cultivating their fields in one place year after year instead of moving from place to place. 19वीं सदी से पहले की बहुत सारी जो जनजातियां थी वो कबीले एक जगह सेटल होकर रहकर खेती करने लगे थे। वे प्लेस टू प्लेस मूव करने की बजाय ईयर आफ्टर ईयर, साल दर साल एक ही जगह खेती करने लगे। वे हलों का यूज़ करने लगे थे और धीरे धीरे जिस लैंड पर वे रहते थे उस लैंड का अधिकार भी उन्हें मिलता जा रहा था। बहुत सारे समुदायों में छोटा नागपुर के मुंडाओं की तरह जमीन पूरे क्लैन की संपत्ति होती थी। जो जमीन होती थी वो पूरे कबीले की संपत्ति होती थी। कबीले के सभी सदस्यों को उन मूल निवासियों का डिसेंडेंट माना जाता था जिन्होंने सबसे पहले आकर ज़मीन को साफ किया था। इसलिए लैंड पर सभी का राइट होता था, अधिकार होता था। फिर भी अक्सर ऐसा होता था कि जो कुल के कुछ लोग औरों से ज़्यादा पावरफुल होते थे वे चीफ्स बन जाते थे, मुखिया बन जाते थे और बाकी उनके फॉलोअर्स बन जाते थे। जो पावरफुल होते थे वे खुद खेती करने की बजाय अक्सर अपनी ज़मीन रेंट पर दे देते थे। ब्रिटिश ऑफिशियल्स सो सेटल्ड ट्राइबल ग्रुप्स लाइक द गोंडाज एंड संथाल as more civilized than hunter gatherers। ब्रिटिश ऑफिशियल्स को गोंड और संथाल जैसे एक जगह ठहर कर रहने वाले
वासी समूह जो थे वो हंटर गैदरर या शिफ्टिंग कल्टीवेटर से ज़्यादा सिविलाइज्ड लगते थे। ब्रिटिशर्स का मानना था कि जंगलों में रहने वाले लोग जंगली और सैवेज, बर्बर या निर्मम होते जाते थे। अंग्रेज़ों को लगता था कि उन्हें स्थायी रूप से एक जगह बसाना और सभ्य बनाना बहुत ज़रूरी था। वो किस लिए उन्हें ऐसा करना चाहते थे कि क्योंकि वो अगर एक जगह रुकेंगे तो वो उनसे रेंट भी ले सकेंगे और उनसे स्लेवरी भी अच्छे से करवा सकेंगे। तो ब्रिटिशर्स ने सोचा कि ट्राइबल्स लाइफ को चेंज किया जाए। हाउ डिड कॉलोनियल रूल अफेक्ट ट्राइबल लाइफ्स? तो उपनिवेशिक शासन से आदिवासियों के जीवन पर क्या असर पड़ा? ट्राइबल लाइफ ब्रिटिशर्स रूल से पहले कैसी थी और बाद में कैसी हो गई, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। व्हाट हैपन टू ट्राइबल चीफ्स? आदिवासी मुखियाओं का क्या हुआ? अंग्रेजों के आने से पहले बहुत सारे इलाकों में ट्राइबल चीफ्स का महत्वपूर्ण स्थान होता था। उनके पास औरों से ज़्यादा इकोनॉमिक पावर होती थी और उनके पास अपनी टेरिटरीज को कंट्रोल करने की भी पावर होती थी। वे लैंड और फॉरेस्ट मैनेजमेंट के लोकल रूल खुद बनाते थे। ब्रिटिश शासन के अनुसार ट्राइबल चीफ्स के फंक्शंस और पावर्स काफ़ी चेंज हो गए थे। उन्हें कई कई गांवों पर क्लस्टर ऑफ विलेजर्स, ज़मीन का मालिकाना तो मिल ही गया था, लेकिन उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर छिन गई और उन्हें इंडिया में ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा बनाए गए रूल्स को मानने के लिए फोर्स किया गया। उन्हें अंग्रेज़ों को ट्रिब्यूट देना पड़ता था। ट्रिब्यूट मतलब नजराना देना पड़ता था। अंग्रेज़ों के प्रतिनिधियों की हैसियत से उन्हें अपने समूहों को डिसिप्लिन में रखना होता था। पहले उनके पास अपने लोगों के साथ एंजॉय करने का पूरा समय होता था, अथॉरिटी भी होती थी, लेकिन वह अब धीरे धीरे लॉस्ट हो गई थी, ख़त्म हो गई थी। वे परंपरागत कामों को करने में अनेबल, अयोग्य हो गए। व्हाट हैपन टू द शिफ्टी कल्टीवेटर्स? घुमंतू काश्तकारों का क्या हुआ? द ब्रिटिश वर अनकम्फर्टेबल विद ग्रुप who moved about and did not have a fixed home. अंग्रेज़ों को ऐसे ग्रुप से प्रॉब्लम थी जो यहाँ वहाँ भटकते रहते थे और जिनका कोई फिक्स होम नहीं होता था। एक जगह ठहर कर वो नहीं रहते थे। वे चाहते थे कि आदिवासियों के समूह एक जगह सेटल हो जाएं और खेती करें। स्थायी रूप से एक जगह रहने वाले किसानों को कंट्रोल करना इजी होता था। अंग्रेज अपने शासन के लिए रेगुलर रेवेन्यू सोर्स, आमदनी का नियमित स्रोत भी चाहते थे। इसलिए उन्होंने अपनी ज़मीन लैंड सेटलमेंट के कुछ नियम लागू कर दिए। उन्होंने ज़मीन को माप कर प्रत्येक इंडिविजुअल का हिस्सा तय कर दिया, किसे कितना लगान देना होगा, और स्टेट के अकॉर्डिंग रेवेन्यू भी डिसाइड कर दिया। कुछ किसानों को लैंड ओनर और दूसरों को टेनेंट घोषित कर दिया। टेनेंट मतलब किराएदार घोषित कर दिया गया और किराएदार अपने लैंड ओनर को रेंट चुकाते थे और लैंड ओनर गवर्नमेंट या स्टेट को रेवेन्यू यानी लगान देते थे। द ब्रिटिश एफर्ट टू सेटल जूम कल्टीवेटर्स वाज नॉट वेरी सक्सेसफुल। जूम जो कल्टीवेटर्स को सेटल मतलब एक ही जगह बसाने की अंग्रेज़ों के जो एफर्ट्स थे वो नॉट वेरी सक्सेसफुल, अधिक कामयाब नहीं हो रहे थे। जहाँ पानी के सोर्सेज कम थे और सोइल जो थी वो ड्राई थी, वहाँ हलों से खेती करना इजी नहीं होता था, बल्कि हलों की मदद से खेती करने वाले जूम कल्टीवेटर्स को अक्सर नुकसान ही हुआ क्योंकि उनके खेत अच्छी उपज नहीं दे पाते थे। इसलिए नॉर्थ ईस्ट राज्यों में जूम कल्टीवेटर्स इस बात पर अड़े रहे कि उन्हें ट्रेडिशनल प्रैक्टिस मतलब कि परंपरागत ढंग से ही जीने दिया जाए। वाइल्ड स्प्रेड प्रोटेस्ट, व्यापक विरोध के फलस्वरूप अंग्रेज़ों को आखिरकार उनकी बात माननी पड़ी
और उन्हें जंगल के कुछ हिस्सों में घुमंतू खेती की छूट दी गई। फॉरेस्ट लॉज एंड देयर इम्पैक्ट, वन कानून और उनके प्रभाव। द लाइफ ऑफ ट्राइबल ग्रुप्स एज यू हैव सीन वाज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द फॉरेस्ट। जैसा कि आपने देखा है कि ट्राइबल ग्रुप्स का जीवन जंगलों से जुड़ा हुआ था, अतः फॉरेस्ट लॉज में आए चेंजेस से आदिवासियों के जीवन पर भी भारी असर पड़ा। अंग्रेजों ने सारे जंगलों पर अपना कंट्रोल कर लिया था, जंगलों को स्टेट प्रॉपर्टी घोषित कर दिया था, कुछ जंगलों को आरक्षित वन यानी रिजर्व फॉरेस्ट घोषित कर दिया था। ये रिजर्व फॉरेस्ट जहां अंग्रेजों की ज़रूरतों के लिए टिम्बर लकड़ी पैदा होती थी, टिम्बर लकड़ी के मतलब है इमारती लकड़ी पैदा होती थी, इन फॉरेस्ट में लोगों को फ्रीली घूमना, झूम खेती करने, फल इकट्ठा करने या पशुओं का शिकार करने की उन्हें यहाँ इजाज़त नहीं थी। ऐसी सिचुएशन में झूम कल्टीवेटर्स किस तरह जिंदा रह सकते थे, इसके लिए उनमें से बहुतों को वर्क और लाइवलीहुड की तलाश में मजबूरन दूसरे इलाकों में जाना पड़ा। बट वंस द ब्रिटिश स्टॉप द ट्राइबल पीपल फ्रॉम लिविंग इनसाइड फॉरेस्ट दे फेस्ड ए प्रॉब्लम। जैसे ही अंग्रेजों ने जंगलों के भीतर आदिवासियों के रहने पर पाबंदी लगा दी, उनके सामने एक प्रॉब्लम पैदा हो गई। अब समस्या यह थी कि रेलवे स्लीपर के लिए पेड़ काटने और लकड़ी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए मजदूरों का इंतजाम कहाँ से किया जाए। स्लीपर क्या होते हैं? ये हॉरिजेंटल प्लैंक्स ऑफ वुड के बने होते हैं, ये लकड़ी के सीधे तख्ते जिन पर रेल की पटरियाँ बिछाई जाती हैं। कॉलोनियल ऑफिशियल्स केम अप विद ए सॉल्यूशन। उपनिवेशिक अधिकारियों ने इसका भी एक हल ढूंढ निकाला। उन्होंने तय किया कि झूम कल्टीवेटर्स को जंगल में पैचेस ऑफ लैंड, जमीन के छोटे छोटे टुकड़े दिए जाएं और उन्हें वहां खेती करने की छूट भी दी जाए। लेकिन कंडीशन यह थी कि गांव में रहने वाले लोगों को फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लिए मजदूरी करनी होगी और जंगलों की देखभाल करनी होगी। इस तरह बहुत सारे इलाकों में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने चीप लेबर की रेगुलर सप्लाई करने के लिए फॉरेस्ट विलेज वन गांव बसा दिए। मैनी ट्राइबल ग्रुप्स रिएक्टेड अगेंस्ट द कॉलोनियल फॉरेस्ट लॉज। बहुत सारे ट्राइबल ग्रुप्स ने कॉलोनियल उपनिवेशिक वन कानूनों का विरोध किया। उन्होंने न्यू लॉज का पालन करने से इनकार कर दिया और उन्हीं तौर तरीकों से चलते रहे जिन्हें सरकार गैर कानूनी इलीगल घोषित कर चुकी थी। कई बार उन्होंने ओपन रिबेलिंग, खुलेआम बगावत भी की। 1906 में सोनग्राम संगमा द्वारा असम में और 1930 के दशक में मध्य प्रांत में हुआ वन सत्याग्रह इसी प्रकार का एक विद्रोह था। द प्रॉब्लम विद ट्रेड, व्यापार की समस्या। ड्यूरिंग द 19th century, tribal groups have found that traders and moneylenders were coming into the forest more often, wanting to buy forest produce, offering cash loans and asking them to work for wages. 19वीं शताब्दी के दौरान ट्राइबल ग्रुप्स ने पाया कि ट्रेडर्स और मनी लैंडर्स जंगलों में जल्दी जल्दी आने लगे हैं। वे फॉरेस्ट प्रोड्यूस खरीदने, नगद कर्ज देने और आदिवासियों को मजदूरी पर रखने के लिए आ रहे थे। इन सारे चेंजेस से क्या असर पड़ने लगा, यह समझने में आदिवासियों को कुछ समय लग गया। लेट अस कंसीडर द केस ऑफ द सिल्क ग्रोवर्स। यह समझने के लिए आइए रेशम उत्पादकों की स्थिति देखें। 18th सेंचुरी में इंडियन सिल्क की यूरोपियन मार्केट में भारी मांग थी। जो इंडियन सिल्क था वो फाइन क्वालिटी का था, इसलिए वह सबको आकर्षित करता था। भारत का निर्यात तेजी से बढ़ रहा था। जैसे जैसे बाजार फैला, ईस्ट इंडिया कंपनी के अफसर
इस डिमांड को पूरा करने के लिए सिल्क प्रोडक्शन पर जोर देने लगे। हजारीबाग इन प्रेजेंट डे झारखंड वाज एन एरिया वेयर द संथाल्स रियर्ड कोकून्स। वर्तमान झारखंड में स्थित हजारीबाग के आसपास रहने वाले संथाल रियर्ड कोकून्स रेशम के कीड़े पालते थे। रेशम के व्यापारी अपने एजेंटों को भेजकर ट्राइबल्स को लोन देते थे और उनके कोकून्स को इकट्ठा कर लेते थे। 1000 कोकून्स के लिए 3 से 4 रुपये मिलते थे। इसके बाद इन कोकून्स को बर्दवान या गया भेज दिया जाता था। वहाँ फिर उसका क्या किया जाता था, जहाँ उन्हें 5 गुना कीमत पर बेचा जाता था। एक्सपोर्टर्स और सिल्क ग्रोवर्स के बीच कड़ी का काम करते थे और वो बहुत अधिक प्रॉफिट उन्हें होता था, वो बहुत अधिक प्रॉफिट कमाते थे। सिल्क ग्रोवर्स को बहुत मामूली फ़ायदा होता था। स्वाभाविक है कि बहुत सारे ट्राइबल ग्रुप्स मार्केट और ट्रेडर्स को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानने लगे थे। द सर्च फॉर वर्क, काम की तलाश। काम की तलाश में घर से दूर जाने वाले आदिवासियों की दशा तो और भी खराब थी। 19वीं सेंचुरी के आखिर से ही टी प्लांटेशन फैलने लगा था। टी प्लांटेशन और माइनिंग खनन उद्योग भी एक महत्वपूर्ण उद्योग बन गए थे। असम के टी प्लांटिंग और झारखंड की कोयला खदानों में काम करने के लिए ट्राइबल्स को बड़ी संख्या में रिक्रूट किया गया। इन लोगों को कॉन्ट्रैक्टर से भर्ती किया जाता था। ये ठेकेदार न केवल उन्हें बहुत कम वेतन देते थे बल्कि उन्हें वापस घर भी लौटने नहीं देते थे। ये आपको ऊपर पिक्चर दिखाई गई है। इसमें ये बिहार के कोयला खदान की तस्वीर है जहाँ पर ये मजदूर काम कर रहे हैं। ये 1920 के दशक में बिहार की झरिया और रानीगंज कोयल माइंस में काम करने वाले लगभग 50% माइनर्स ट्राइबल्स होते थे। और जो खदानें होती थी उसमें बहुत ज़्यादा सफोकेशन होती थी, अंधेरी गहराई में काम करना पड़ता था और जो उनका काम था वो बैक ब्रेकिंग वर्क था, वो शरीर को तोड़ देता था और बहुत ज़्यादा खतरनाक था और इसमें कई लोगों की जान भी चली गई थी। 1920s में भारत की कोयला खदान में हर साल 2000 से ज़्यादा मजदूर मारे जाते थे। नेक्स्ट हमारा एक क्लोजर लुक, नज़दीक से देखने पर। Though the 19th and 20th century tribal groups in different parts of the country rebelled against the changes in laws, 19वीं और 20वीं शताब्दियों के दौरान देश के विभिन्न भागों में ट्राइबल ग्रुप्स के ने बदलते कानूनों और अपने व्यापार पर लगे रिस्ट्रिक्शंस, नए करों और व्यापारियों व मनी लैंडर्स द्वारा दिए जा रहे एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ कई बार बगावत की। 1831 to 32 में कोल ट्राइबल्स ने और 1855 में संथालों ने रिबेलिंग कर दी, बगावत कर दी। सेंट्रल इंडिया में बस्तर विद्रोह 1910 में हुआ और 1940 में वर्ली रिवोल्ट इन महाराष्ट्र में वर्ली विद्रोह हुआ। बिसरा जिस मूवमेंट का नेतृत्व कर रहे थे वह भी इसी तरह का आंदोलन था। बिसरा मुंडा। बिसरा वाज बोर्न इन द मिड 1870s। बिसरा का जन्म 1870 के दशक के मध्य में हुआ। उनके पिता पुअर थे। उनकी परवरिश मुख्य रूप से बोहंडा के आसपास के जंगलों में हुई। बिसरा का बचपन भेड़ बकरियां चराते, बांसुरी बजाते और स्थानीय अखाड़ों में नाचते गाजते बीता था। गरीबी से लाचार बिसरा के पिता को काम की तलाश में प्लेस टू प्लेस जाना पड़ता था। एडोलेंस के समय में किशोरावस्था में ही बिसरा ने अतीत में हुए मुंडा रिवोल्ट की कहानियां सुन ली थी। उन्होंने कई बार समुदाय के सरदारों को विद्रोह कर अर्गिंग करते हुए देखा था।
बिसरा के समुदाय के लोग ऐसे गोल्डन युग की बात किया करते थे जब मुंडा लोग दिकुओं के ऑपरेशंस ऑफ दिकुओं के उत्पीड़न से पूरी तरह फ्री थे। उनका कहना था कि एक बार फिर उनके समुदायों के एंसेस्टर्स राइट बहाल हो जाएंगे। एंसेस्टर राइट का मतलब है परंपरागत अधिकार उन्हें दोबारा मिल जाएंगे। वे खुद को इलाके के डिसेंडेंट मानते थे, मूल निवासियों के वंशज मानते थे और अपनी ज़मीन की लड़ाई लड़ रहे थे। वे लोगों को रिमाइंड कराते थे कि उन्हें अपनी किंगडम वापस पानी है। बिसरा वेंट टू द लोकल मिशनरी स्कूल एंड लिसन टू द sermons ऑफ मिशनरीज। बिसरा लोकल मिशनरी स्कूल में जाने लगे जहां उन्हें मिशनरियों के उपदेश सुनने का मौका मिला। वहां भी उन्होंने यही सुना कि मुंडा समुदाय किंगडम ऑफ हेवन स्वर्ण का साम्राज्य हासिल कर सकता है और अपने खोए हुए राइट्स वापस पा सकता है। यह तभी संभव हो सकता था अगर वे अच्छे ईसाई बन जाएं और अपनी जो उनकी खराब आदतें हैं वो छोड़ दें। बाद में बिसरा ने एक प्रोमिनेंट वैष्णव प्रीचर जादू टोने में विश्वास नहीं किया। बाद में बिसरा ने प्रोमिनेंट वैष्णव प्रीचर एक जाने माने वैष्णव धर्म प्रचारक के साथ भी कुछ समय बिताया। उन्होंने सेक्रेट थ्रेड मतलब जनेऊ धारण किया और प्योरिटी और पोलाइटली पर जोर देने लगे। प्योरिटी मतलब शुद्धता और दया पर उन्होंने जोर दिया। बिसरा was deeply influenced by many of the ideas that came in touch with in his growing up years। अपनी किशोरावस्था में बिसरा जिन विचारों के संपर्क में आए उनसे वह काफ़ी गहरे तौर से प्रभावित थे। बिसरा का आंदोलन रिफॉर्मिंग ट्राइबल सोसाइटी आदिवासी समाज को सुधारने का आंदोलन था। उन्होंने मुंडाओं से रिक्वेस्ट किया कि वे शराब पीना छोड़ दें और क्लीन देयर विलेज, अपने गांवों को साफ रखें। विच क्राफ्ट एंड सोर्सी, डायन व जादू टोने में विश्वास न करें, उस पर बिलीव न करें। यहाँ ध्यान देने वाली बात थी कि बिसरा ने मशीनरियों और हिंद जमींदारों का भी लगातार विरोध किया। उन्होंने हिंदू जमींदारों का जो लगातार विरोध किया, वह उन्हें आउटसाइडर मानते थे जो मुंडा जीवन शैली को रुइन नष्ट कर रहे थे। इन 1895 बिसरा urged his followers to recover their glorious past। 1895 में बिसरा ने अपने अनुयायियों से अर्ज किया कि वे अपने गौरवपूर्ण अतीत को पुनर्जीवित करने के लिए संकल्प लें। वह अतीत के एक ऐसे गोल्डन युग सतयुग की चर्चा करते थे जब मुंडा लोग अच्छा जीवन जीते थे और कुदरती झरनों को कंट्रोल करते थे, पेड़ और बाग लगाते थे, पेट पालने के लिए खेती करते थे। उस काल्पनिक युग में मुंडा अपने ब्रेथरन और रिलेटिव्स को मारते नहीं थे, वे ईमानदारी से जीते थे। बिसरा यह चाहते थे कि लोग एक बार फिर अपनी ज़मीन पर वर्क करें, सेटल डाउन हो जाएं और अपने खेतों में काम करें। What worried British officials most was the political aim of the बिसरा मूवमेंट। अंग्रेजों को बिसरा आंदोलन के पॉलिटिकल एम, राजनीतिक उद्देश्यों से बहुत ज़्यादा परेशानी थी। यह आंदोलन मिशनरियों, मनी लैंडर्स, हिंदू लैंडलॉर्ड्स और सरकार को बाहर निकालकर बिसरा के नेतृत्व में मुंडा राज सेटअप करना चाहता था। यह मूवमेंट इन्हीं ताकतों को मुंडाओं की सारी समस्याओं व कष्टों का स्रोत मानता था। अंग्रेजों की भूनीतियों, उनकी ट्रेडिशनल लैंड सिस्टम, परंपरागत भूमि व्यवस्था को नष्ट कर रही थी। हिंदू लैंडलॉर्ड और मनी लैंडर्स उनकी ज़मीनें छीनते जा रहे थे और मशीनरी उनकी ट्रेडिशनल कल्चर को क्रिटिसाइज करते थे। As the movement spread, the British officials decided to act।
जब मूवमेंट स्प्रेड होने लगा, लगातार फैलने लगा, तो अंग्रेजों ने सख्त कार्रवाई का फैसला किया। उन्होंने 1895 में बिसरा को अरेस्ट किया और चार्जेस ऑफ राइटिंग, दंगे फसाद के आरोप में 2 साल की उन्हें सजा सुना दी। When Bisra was released in 1897, he began touring the villages to gather support. 1897 में जेल से लौटने के बाद बिसरा समर्थन जुटाते हुए गांव-गांव घूमने लगा। उन्होंने लोगों को उकसाने के लिए ट्रेडिशनल सिंबल्स ऑफ लैंग्वेज, परंपरागत प्रतीकों और भाषा का यूज़ किया। वे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि रावण कौन कौन, दिक्कू और यूरोपीय, उनको वो तबाह कर दे, और बिसरा अपनी लीडरशिप में उन्हें किंगडम एस्टेब्लिश करके देंगे। और बिसरा ने अपनी लीडरशिप में उन्होंने किंगडम एस्टेब्लिश की। बिसरा के फॉलोअर्स दिक्कू और यूरोपीय सत्ता के प्रतीकों को टारगेट बनाने लगे। उन्होंने थाने और चर्चों पर हमले किए और मनी लैंडर्स व जमींदारों की प्रॉपर्टी पर अटैक किया। वाइट फ्लैग बिसरा राज का सिंबल था। इन 1900 बिसरा डाइड ऑफ कोलरा एंड द मूवमेंट फेडिड आउट। सन 1900 में बिसरा की हैजे से मृत्यु हो गई और मूवमेंट आंदोलन फेडिड डाउन, ठंडा पड़ गया। यह आंदोलन 2 मायनों से महत्वपूर्ण था। फर्स्ट, इसके जो कॉलोनिकल मूवमेंट थी, इसके उपनिवेशिक सरकार को लॉज इंट्रोड्यूस करने के लिए फोर्स किया गया, जिनके लिए दिक्कू लोग ट्राइबल्स की ज़मीन पर आसानी से कब्जा न कर सके। सेकंड, इसने एक बार फिर जता दिया कि अन्याय का विरोध करने और कॉलोनिकल रूल शासन के अगेंस्ट अपने गुस्से को एक्सप्रेस करने में आदिवासी सक्षम है। उन्होंने अपने स्पेसिफिक वे, खास अंदाज में, अपनी खास रस्मों और संघर्ष के प्रतीकों के जरिए इस काम को अंजाम दिया। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा लेसन कंप्लीट होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।